और बुलेटिन की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह के मिशन कश्मीर के साथ करेंगे। गृह मंत्री के कश्मीर दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन है। थोड़ी देर बाद गांदरबल जिले में स्थित खीर भवानी मंदिर जाने का प्लान है। खीर भवानी मंदिर कश्मीर में हिंदुओं की आस्था का अहम केंद्र है। यहां माता का आशीर्वाद लेने गैर हिंदू भी पहुंचते हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने, कैसे 3 दिन की अमित शाह की यात्रा रही। पहला दिन जब वो शहीद जवानों के परिवार वालों से मिले, दूसरा दिन जब सुरक्षा व्यवस्था को समझते हुए गृह मंत्री अमित शाह, और तीसरा दिन आज मंदिर जाने का कार्यक्रम। और इससे पहले कल गृह मंत्री आरएसपुरा सेक्टर के आखिरी पोस्ट तक पहुंचे और जवानों का हौसला बढ़ाया। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए कैसे। ऐसे वक्त में जब भारत पाकिस्तान सरहद पर तनाव तेज है, तो जवानों का हौसला बढ़ाने गृह मंत्री अमित शाह खुद आरएसपुरा सेक्टर में बॉर्डर के आखिरी पोस्ट पर पहुंच गए। आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ की आखिरी चौकी पर पहुंचकर गृह मंत्री ने बीएसएफ की चौकी में अधिकारियों से बात की। दूरबीन के जरिए पाकिस्तान की चौकियों को देखा। दौरे में शाह के साथ जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा भी साथ थे। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं 3 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर। शाम अचानक जम्मू में गुरुद्वारा में लोगों से मिलने के बाद, माइनॉरिटीज में विश्वास जगाने की कोशिशों के बाद वो पहुंच गए सीधे आरएसपुरा के सेक्टर में। ये भारत और पाकिस्तान की सरहद पर आखिरी पोस्ट है जहां पर बीएसएफ के ये तमाम जवान हैं, और यहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं। उनकी पूरी दौरे में ये कहा जा सकता है कि ये सबसे कड़ा संदेश है उस भारत और पाकिस्तान की सरहद से सीधे पाकिस्तान को, जो लगातार घुसपैठ से लेकर अलग अलग कोशिशें करता है, जिसको नापाक करते हैं हमारे सैनिक। पाकिस्तान से जारी तनातनी के बीच गृह मंत्री के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। शाह का बॉर्डर की आखिरी पोस्ट पर जाना पाकिस्तान को कड़ा संदेश भी है। हमें तो बहुत ही अच्छा लगा है कि गृह मंत्री जी इतना समय निकाल सके हैं हमारे लिए, और उन्होंने पूरी डेप्थ के साथ में सारे इश्यूज को सुना है, उसके ऊपर इंटरेक्ट किया है, और जो भी उनके सवाल थे उनको हमने कोशिश करी है उनको बताने की और सेटिस्फाई करने की। उन्होंने कुछ कहा है कि दुश्मन से कैसे निपटा जाए, कुछ आपको ऐसा कहा कमांडर्स को ग्राउंड पे? देखिए, उन्होंने एक तो सराहना की है कि बीएसएफ के जवान जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। हम उनके लिए शुक्रगुजार हैं कि हमारे काम को उन्होंने सराहा है। और दूसरा कि आगे जो भी दिक्कतें आई हैं उसमें गृह मंत्रालय की तरफ से पूरा जो है वो सहयोग दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू में भारत की सीमा के अंतिम गांव मकवाल भी गए। वहां गृह मंत्री ने गांव वालों से मुलाकात की। गांव वालों के साथ ही खटिया पर बैठे, वहीं पर चाय की चुस्की ली। अमित शाह ने खुद ही एक नागरिक का फोन मांगकर अपना नंबर सेव किया। साथ ही ये कहा कि जब भी जरूरत हो वो सीधे कॉल कर सकता है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। जम्मू कश्मीर में विकास के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। इससे पहले पाकिस्तान सीमा से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर भगवती नगर के जेडीए ग्राउंड में शाह ने एक बड़ी रैली को संबोधित किया। शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। मुझे बताओ, आप देश में सबसे पहले 100% टीका किस राज्य का लग गया, बताओ तो। बोलो, अरे जोर से बोलो। जम्मू और कश्मीर का, क्योंकि मोदी जी के दिल में जम्मू और कश्मीर बसा है मित्रों, मोदी जी के दिल में। कश्मीर दौरे के पहले दिन गृह मंत्री ने श्रीनगर में युवाओं से बात की थी, उनकी जरूरतों के विषय में जाना था। जबकि दौरे के दूसरे दिन उन्होंने जम्मू कश्मीर के युवाओं के भविष्य के लिए सरकार के प्लान का खुलासा किया। एक जमाना था कि जम्मू कश्मीर के अंदर कहने को 5 मगर 4 मेडिकल कॉलेज थे। आज मैं आपको बताने आया हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर 7 मेडिकल कॉलेजों का स्थापना हो चुका है नए, और 2 और होने वाले, 5 चालू हो चुके। आज आईआईटी का एक कैंपस का उद्घाटन हुआ। मैं मन की बात बताना चाहता हूं मित्रों, मैं स्वयं अचंभित हूं। ढेर सारे कैंपस में मैं गया हूं,
इस प्रकार का आधुनिक IIT का कैंपस मैंने नहीं देखा। मिशन कश्मीर के तीसरे दिन आज अमित शाह पुलवामा जाकर शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। वो SKICC में सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ मुलाकात भी करेंगे। जम्मू से अंजना ओम कश्यप और सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। कमलजीत संधू मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। कमलजीत, आज क्या प्रोग्राम रहने वाला है अमित शाह का और क्या आज ही वापसी है उनकी? बिल्कुल, आपको सीधे बता दूं कि सबसे पहले का जो कार्यक्रम है वो खीर भवानी मंदिर में जाके गृह मंत्री अमित शाह माथा टेकेंगे। आपको पता होगा कि ये जो मंदिर है वो काफी रिवर्ड है, यानी काफी कश्मीरी पंडित के लिए प्रोमिनेंट टेंपल माना जाता है और वहां पे जाना अपने आप में सिंबॉलिक होगा। जम्मू में वो गुरुद्वारे में गए थे और यहाँ पे एक खीर भवानी मंदिर गए हैं। तो एक तरह से मैसेज जा रहा है कि माइनॉरिटीज के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये एक अहम विजिट है। उसके सीधा बाद वो वहां से SKICC आएंगे। ये अभी तय नहीं है कि जो डेलीगेशंस उनसे मिल रही हैं, और हमें बताया गया है इसमें से माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, कश्मीरी पंडित हैं, सिख डेलीगेशंस हैं, इंडस्ट्रीज की तरफ से हैं, शिकारावाला की तरफ से हैं। इस तरह से कई ऐसे डेलीगेशंस लगाए गए हैं जिनको इन्वाइट तो किया गया है, लेकिन मुलाकात क्या SKICC में होगी या फिर उन्हें SKICC तो बुलाया गया है, वहां से या तो राजभवन ले जाया जाएगा। लेकिन जो हमें जानकारी मिली है वो SKICC में ही उद्घाटन होगा। काफी वहां पे इनॉग्रेशन किए जाएंगे कई प्रोजेक्ट्स के। उसके अलावा डेलीगेशंस के साथ मुलाकात है। एक छोटी रैली की भी बात हो रही है। एक रंगारंग प्रोग्राम है, कल्चरल प्रोग्राम है, जहां पे सूफी म्यूजिक होगा। वहां का कल्चरल जो प्रोग्राम है उसमें कुछ जो लोकल डांस है उसको भी प्रोजेक्ट किया जाएगा। उसके बाद हमें बताया गया है वो लेथपोरा जाएंगे, पुलवामा में वहां के ग्रुप सेंटर 185 बटालियन के ग्रुप सेंटर में जाएंगे, जहां पे वो श्रद्धांजलि देंगे उन सारे मृत जवानों को, खासतौर पे इस CRPF के जो शहीद हुए थे। आपको याद होगा 14 फरवरी 2019 में जहां पे एक फिदायीन हमले में कमलजीत लौटूंगी मैं आपके पास डिटेल जानकारी यहाँ पर अमित शाह के प्रोग्राम की देते हुए कमलजीत संधू। लेकिन अमित शाह मिशन कश्मीर पर हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मिशन यूपी है। PM मोदी आज सिद्धार्थनगर और वाराणसी के दौरे पर जाएंगे। करीब 1.5 घंटे बाद यानी कि सुबह 10:30 बजे सिद्धार्थनगर से PM मोदी यूपी के 9 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाकर PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा वाराणसी में 5200 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया जाएगा। जिन 9 शहरों में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन होगा उनमें शामिल हैं सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और जौनपुर। जहां तक प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की बात है तो इसका मकसद शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण खाई को पाटना है। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से अलग योजना है। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में करीब 11,000 हेल्थ और वेलनेस सेंटर स्थापित होंगे, जबकि 10 राज्यों में करीब 17,000 ग्रामीण हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। इसके अलावा 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले सभी जिलों में क्रिटिकल केयर सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। क्योंकि और अब बात मुंबई ड्रग्स मामले की करेंगे। इस केस में बड़ा ट्विस्ट आया है। दरअसल केस के गवाह प्रभाकर सेल ने हलफनामा देकर खुलासा किया कि उनसे एनसीबी ने सादे कागज पर दस्तखत लिए हैं। सेल ने केस के स्वतंत्र गवाह केपी गोसावी और एनसीबी के बीच वसूली की डील का भी आरोप लगाया है। वो गाड़ी में उन्होंने आर्यन खान को बिठाया और एनसीबी के एक अधिकारी भी थे। वहां पर सालेकर करके एक ऑफिसर थे एनसीबी के, सालेकर। तो उन्होंने मुझे पेपर्स दिया, बोलते इस पे साइन कर। मतलब सर ब्लैंक है ये पूरा। वहां से वानखेड़े साहब आ गए। ये हैं प्रभाकर सेल, जिस मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान मुंबई की आर्थर रोड जेल की सलाखों में हैं। उस केस के अहम गवाह प्रभाकर सेल की एक और पहचान है। वो एनसीबी हिरासत में आर्यन के साथ सेल्फी में नजर आ रहे केस के स्वतंत्र गवाह केपी गोसावी के बॉडीगार्ड भी हैं। एक हलफनामे के जरिए प्रभाकर सेल ने इस केस में साजिश और वसूली के एंगल का खुलासा कर केस में नया मोड़ ला दिया है। 25 का बॉन्ड डल
लास्ट 18 में फाइनल कर, 8 अपने को वानखेड़े को देना है, 10 अपने को बांट लेना है करके। अच्छा 25 मतलब क्या? 25 लाख कितना? 25 CR 25 करोड़ रुपया। क्या 25 करोड़ का बॉम्ब डालो? क्या बोला उन्होंने? हाँ बॉन्ड डाल, लास्ट 18 तक फाइनल कर, 8 वानखेड़े साहब को देना है, बाकी का हम लोग को रखना है। वानखेड़े साहब मतलब समीर वानखेड़े। ये किससे बात कर रहे थे? ये सैम से बात कर रहा था। सैम से। हाँ। तो बोला वो पूजा मैडम फोन नहीं उठा रहे, तो किरण गोसा ने बोला चल जान दे, छोड़ दे, मैं भी जा रहा हूँ घर। आज तक के कैमरे पर प्रभाकर ने दावा किया कि जिस रात आर्यन की गिरफ्तारी हुई, केपी गोसावी का बॉडीगार्ड होने के नाते उस रात वो पूरे नाटकीय घटनाक्रम का गवाह बना। प्रभाकर के मुताबिक उसने गोसावी और सैम डिसूजा के बीच की बातचीत सुनी थी, जिसके मुताबिक गोसावी ने आर्यन को छोड़ने के एवज में 25 करोड़ रुपए की मांग रखी थी। बाद में गोसावी ने यह डील 18 करोड़ रुपए में सेटल करवाई, जिसमें से 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े के पास जाने थे। प्रभाकर का दावा है कि डील को लेकर शाहरुख खान के मैनेजर पूजा डडलानी ने गोसावी से मुलाकात भी की थी। प्रभाकर का दावा है कि बाद में किसी वजह से ये डील नहीं हो पाई। इन आरोपों का मतलब यही है कि गोसावी इस केस में सिर्फ गवाह नहीं था, बल्कि वो इस केस में वसूली की कोशिश कर रहा था। प्रभाकर एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करते हुए ये भी कहा कि एनसीबी ने उससे ब्लैंक पेपर पर दस्तखत कराए। साइन करते वक्त है ना, वहां पर सालेकर करके एक ऑफिसर थे एनसीबी के, सालेकर। तो उन्होंने मुझे पेपर्स दिया, बोलते इसमें साइन कर। मतलब सर ब्लैंक है ये पूरा। अच्छा। वहां से वानखेड़े साहब आ गए। मतलब समीर वानखेड़े? समीर वानखेड़े, हाँ। उन्होंने मुझे बोला अरे साइन कर रहे काय ना होत, मतलब सर ब्लैंक है। तो सालेकर साहब बोले अरे कर काय ना होत करो। एक मिनट, आप ये बात कह रहे हैं कि आपने एज अ पंच जो साइन किया था वहां पर, आपने ब्लैंक पेपर पर साइन किया था? हाँ। कम से कम 9 से 10 पेपर पे मैंने साइन किया था। ब्लैंक सब ब्लैंक थे। वहां पे कुछ लिखा नहीं था कि क्या माल बरामद किया गया? कुछ भी नहीं लिखा था। अच्छा, फिर क्या हो गया उसके बाद में? उसके बाद में उन्होंने जो सालेकर थे एनसीबी अधिकारी, उन्होंने मेरे पास आधार कार्ड मांगा। तो मैंने बोला एक काम करो, आप अपना नंबर दो, मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ सॉफ्ट कॉपी। तो उनका मैंने नंबर लिया और उनको मैंने व्हाट्सएप किया। प्रभाकर सेल के मुताबिक गोसावी ने आर्यन की फोन पर किसी से बात भी करवाई थी। प्रभाकर के दावों पर यकीन किया जाए तो कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल तो यही है कि गोसावी ने आर्यन खान के मोबाइल पर किससे बात करवाई थी। दूसरा सवाल यही है कि एनसीबी ने प्रभाकर सेल से खाली कागजों पर साइन क्यों करवाए थे। तीसरा सवाल यह है कि शाहरुख खान से 18 करोड़ की डील की बात गोसावी ने किसके कहने पर की थी। और चौथा सवाल यह है कि पूरी रेड के दौरान एनसीबी के साथ रहने वाला गोसावी कहां फरार है। एक सवाल ये भी है कि प्रभाकर को अब खुलासे की जरूरत क्यों पड़ी। इसका जवाब उसने खुद दिया। मेरे अंदर अभी डर पैदा हुआ कि इतना अगर हो रहा है तो मेरे ऊपर भी आ सकते हैं। तो इसका डर लग रहा है आपको? यही, अगर मैं पंचनामा में हूँ, मेरा ब्लैंक पेपर पे साइन लिया है, तो वानखेड़े सर को लगता रहेगा कि ये आदमी को पहले उठा लो करके। ऐसा मेरा मानना है। इसके लिए मेरे अंदर अभी मेरा डर पैदा हुआ है, इसके लिए मैं फेस होना चाहता हूँ। पूरे मामले पर एनसीबी ने एक बयान जारी कर कहा है कि केस के गवाह को सोशल मीडिया की बजाय अदालत के सामने अभी बात रखनी चाहिए। उधर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी भेजकर ये सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि गलत उद्देश्यों से फंसाने के लिए उन पर कोई कानूनी कार्रवाई न हो। कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। इस मुद्दे पर अब राजनीति भी छिड़ गई है, जाति का एंगल भी इसमें शामिल हो गया है। आज जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं मुंबई शहर में फिल्म इंडस्ट्री में बड़े लोगों में डर पैदा करके पब्लिसिटी हासिल करना, सरकार को बदनाम करना और करोड़ों रुपयों की वसूली करने का काम हो रहा था। और वो मतलब एक दलित अधिकारी के खिलाफ इसी तरह का रवैया अपनाना ठीक नहीं है। इसीलिए अगर उनके ऊपर अन्याय होता है तो रिपब्लिकन पार्टी समीर वानखेड़े के पीछे खड़ी रहेगी। उनकी व्यक्तिगत बदनामी करना अच्छी बात नहीं है। और नवाब मलिक जी को हमारा कहना है कि भाई आपके जवाई को भी जमानत नहीं मिली है, आपके जवाई को ड्रग से हटाओ और उनके ऊपर कार्रवाई होगी नहीं, लेकिन जानबूझकर रोज नवाब मलिक जी आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। और जो अभी पंच ने जो कुछ आरोप लगाए हैं वो समीर वानखेड़े ने डिनाई किया है कि भाई ये
गलत है, लेकिन अगर कोई सही है या क्या है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। आर्यन खान ड्रग्स मामले में आज फिल्म अभिनेत्री अनन्या पांडे से तीसरी बार पूछताछ की जाएगी। अनन्या से पूछताछ आर्यन से उनके व्हाट्सएप चैट्स को लेकर हो रही है। चैट में किसी चीज के जुगाड़ की बात की जा रही है। किस चीज के जुगाड़ की बात हो रही है, इसी पर अनन्या से पूछताछ होगी। पिछले हफ्ते लगातार 2 दिन करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद आज फिर फिल्म अभिनेत्री अनन्या पांडे का सामना एनसीबी के जांच अधिकारियों से होगा। फिल्म अभिनेता चंकी पांडे की बेटी अनन्या से पूछताछ ड्रग्स केस में मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान से ड्रग्स को लेकर हुए व्हाट्सएप चैट को लेकर हो रही है। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ड्रग्स चैट को लेकर अनन्या एनसीबी को अब तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई है, इसलिए उसे आज तीसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सूत्रों के मुताबिक फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन और अनन्या की चैट 2018 से 2019 के बीच 3 अलग अलग मौकों पर हुई। 2 बार आर्यन खान से सीधे बात हुई, 1 बार पार्टी के लिए ड्रग्स पर बात हुई। ड्रग्स सप्लाई को लेकर भी कुछ चैट्स हैं। एक वीडियो भी मिला है जो एक दूसरे को भेजा था। आर्यन को ड्रग पैडलर्स के नंबर भी दिए जाने की बात है। आर्यन खान ने नंबर्स अनन्या से शेयर किए थे। आर्यन ने ही अनन्या को ड्रग्स लाने के लिए कहा था। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक एक चैट ऐसा भी है जिसमें आर्यन कहता है कि क्या जुगाड़ हो पाएगा। इसके जवाब में अनन्या कहती हैं कि मैं अरेंज कर दूंगी। एनसीबी ने इसी जुगाड़ को लेकर अनन्या को घेरा है। पिछली पूछताछ में एनसीबी ने सीधे सीधे अनन्या से पूछा कि किस चीज की जुगाड़ की बात हो रही थी, क्या ड्रग्स पर बात हो रही थी। अनन्या ने ड्रग्स की बात को नकार दिया। उसने बताया कि बात सिगरेट की हो रही थी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक एनसीबी इस जवाब से संतुष्ट नहीं है। यही वजह है कि आज अनन्या से फिर पूछताछ होगी। कल हाईकोर्ट में आर्यन की जमानत पर सुनवाई है। ऐसे में एनसीबी की पूरी कोशिश इस बात पर टिकी है कि अनन्या से पूछताछ में कुछ ऐसा निकल पाए जिसे लेकर एनसीबी हाईकोर्ट का रुख कर सके। अरविंद ओझा और दिव्येश सिंह के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज अयोध्या दौरे पर हैं। केजरीवाल कल रामलला के दर्शन करेंगे, लेकिन संजय सिंह ने दौरे से पहले ये कहकर सनसनी फैला दी कि बीजेपी वाले केजरीवाल पर हमले की साजिश रच रहे हैं। कुछ संतों को भी केजरीवाल के दौरे पर एतराज है। चुनाव की दहलीज पर खड़े यूपी में नेताओं की आमद बढ़ गई है। धर्म के मोर्चे पर भी सियासत गर्मा रही है। राम मंदिर को लेकर भी सियासी बयानों का दौर जारी है और इन सब के बीच आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अयोध्या आ रहे हैं। उनके दौरे की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आज दोपहर बाद केजरीवाल अयोध्या पहुंचेंगे और शाम को सरयू आरती में शामिल होंगे। मंगलवार को केजरीवाल रामलला के दर्शन करेंगे। केजरीवाल हनुमानगढ़ी मंदिर भी जाएंगे। बीजेपी की तरफ से केजरीवाल के दौरे को लेकर कोई ऐतराज नहीं किया गया, लेकिन आपके नेता संजय सिंह ने ये कहकर चौंका दिया कि बीजेपी वाले केजरीवाल पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। संजय सिंह ने सवाल किया कि केजरीवाल के अयोध्या दौरे से डर क्यों? हमेशा अरविंद केजरीवाल जी को टारगेट करना, आम आदमी पार्टी को टारगेट करना, उनकी यात्राओं को बाधित करना, उनके हर काम में बाधा उत्पन्न करना, ये जो एक दानवी प्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी के अंदर पैदा हो गई है, इस पर रोक लगाइए। और प्रभु श्री राम का दर्शन करने का अधिकार सबको है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी अगर रामलला का आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो उसमें किस बात का दर्द, किस बात की तकलीफ, किस बात की परेशानी भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं को हो रही है। उधर अयोध्या में कुछ संतों ने भी केजरीवाल के दौरे को लेकर ऐतराज किया है। इन संतों का कहना है कि केजरीवाल ने पहले राम के अस्तित्व को नकारा था, लेकिन अब सियासी फायदे के लिए अयोध्या आ रहे हैं। केजरी चाचा अयोध्या आ रहे हैं। यही केजरी चाचा हैं जिन्होंने सदैव राम को अस्तित्व को नकारा। ये लोग वेब सीरीज आश्रम के 2 सीजन बना चुके प्रकाश झा इस बार मुश्किल में हैं। दरअसल आश्रम 3 की शूटिंग कर रहे झा की यूनिट पर भोपाल में हमला हो गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ करने के साथ झा का मुंह काला कर दिया और ये लोग वेब सीरीज का नाम आश्रम रखने से खफा है। ये हंगामा बरपा है भोपाल में, जहां नामचीन फिल्म मेकर प्रकाश झा अपनी वेब सीरीज
आश्रम 3 की शूटिंग कर रहे थे। आश्रम नाम रखे जाने से खफा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अचानक पहुंचकर फिल्म की यूनिट की गाड़ियों पर धावा बोल दिया। एक शख्स की बुरी तरह पिटाई की गई। काफी देर तक यह हंगामा चलता रहा, जब तक मौके पर पुलिस नहीं पहुंच गई। अरोरा हिल्स की पुरानी जेल में शूटिंग यूनिट की गाड़ियों को रोककर उनमें तोड़फोड़ की गई। नाराज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रकाश झा पर स्याही फेंक दी। बाद में पुलिस ने पहुंचकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। बजरंग दल ने वेब सीरीज बनाने वाले प्रकाश झा के साथ इसमें बाबा का मेन रोल कर रहे एक्टर बॉबी देओल के खिलाफ नारेबाजी की। बजरंग दल का कहना है कि वेब सीरीज का नाम आश्रम रखकर आश्रम परंपरा और धर्म को बदनाम किया जा रहा है। क्या इसमें हिम्मत है कि किसी मदरसे की, किसी मस्जिद की, किसी चर्च की फिल्म नाम पर फिल्म बनाने की? इसकी हिम्मत कैसे हुई? इसके बाद की बपोती है क्या आश्रम? इसे ठेके पे लिया है क्या समाज को कि आश्रम नाम दे करके? और आश्रम में इस प्रकार के गंदे कृत्य होते हैं। आश्रम में जो व्यवस्थाएं चलती है, जो निर्माण होता है समाज का, वो नहीं दिखाया। आश्रम में बता रहा है कि महिलाओं का शोषण होता है, उसके पति को नपुंसक कर दिया जाता है। इस प्रकार की गंदी और किन्होंने तरीके के कृत्य वो अपनी मूवी में दिखा रहा है। हंगामे के वक्त बॉबी देओल भी मौके पर थे। उनको सिक्योरिटी ने बचाकर निकाला। इस बीच प्रकाश झा ने मीडिया से कहा कि उनको कोई शिकायत नहीं है। हमें कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए, हमें कोई रिपोर्टिंग नहीं चाहिए। छोड़ दो, ठीक खत्म बात होगी, बस कुछ हमें कोई शिकायत नहीं है। ठीक। पुलिस का कहना है कि अभी इस मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है। उपद्रवी तत्वों को वहाँ से हटा दिया गया तुरंत, और कुछ को जो है वहाँ से खदेड़ भी दिया गया तत्काल रूप से। लेकिन वहाँ पे 2-4 व्हीकल्स जो है उनको डैमेज किया था उन लोगों ने, तो हम लोगों ने क्रू को भी एश्योर किया है कि उनको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी, वो शूटिंग बिल्कुल अच्छी तरह से पूरा करें। आश्रम वेब सीरीज के पहले दोनों सीजन भी विवाद से घिरे रहे थे, लेकिन अब लगता है कि प्रकाश झा के लिए तीसरा सीजन नई मुसीबत लेकर आया है। भोपाल से रविशपाल सिंह, आज तक। 3 साल से भी ज्यादा वक्त के बाद कल देर शाम लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचे। जमकर स्वागत किया गया, लेकिन उसके बाद शुरू हुआ हाई फैमिली ड्रामा। बड़े बेटे तेज प्रताप अपने घर के बाहर धरने पर बैठ गए। न सिर्फ धरने पर बैठे बल्कि आरजेडी के खिलाफ ही बड़ा बयान दे दिया। कल करीब 3.5 साल बाद पटना लौटे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव। एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। बड़े बेटे तेज प्रताप खुद पिता लालू को गाड़ी तक अपनी बाहों के सुरक्षा घेरे में लेकर आए। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक दिखा, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था। जी हाँ, अब इस तस्वीर को भी देखिए। लालू के पटना पहुँचने के घंटे भर के भीतर ही मौसम बदल गया। लालू यादव एयरपोर्ट से सीधे राबड़ी देवी के घर 10 सर्कुलर रोड पहुंच गए। इससे तमतमाए तेज प्रताप अपने ही घर के बाहर धरने पर बैठ गए। नारेबाजी भी की, समर्थकों के साथ आसन जमा दिया। इस गुस्से में कि पिता लालू उनके घर क्यों नहीं गए। दरअसल तेज प्रताप चाहते थे कि लालू 5 मिनट के लिए पहले उनके घर पर आए, उसके बाद राबड़ी देवी निवास जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि तेज प्रताप यादव ने इसके लिए सीधा दोषी ठहराया बिहार आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह और तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव को। आज का खुशी का इतना बड़ा मौका था, बहुत बड़ा मौका था, सबको एक होना था, लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी हमको बेइज्जती किया गया। बड़े सुपुत्र तेज प्रताप यादव गुस्से में लाल पीले हो रहे थे। नाराजगी इतनी कि न सिर्फ जगदानंद सिंह पर सीधी उंगली उठाई, बल्कि आरजेडी की भी ईंट से ईंट बजाने की धमकी दे डाली। तेज प्रताप यादव के लिए उनका गुस्सा जायज भी दिखता है, क्योंकि उन्होंने अपने पिता के स्वागत के लिए शानदार तैयारी भी की थी। गेट पर वेलकम टू माय फादर के गुब्बारे भी लगवाए थे। तेज प्रताप ने कहा कि जब तक पिता मिलने नहीं आएंगे तब तक वो धरने पर ही बैठे रहेंगे। हालांकि कुछ देर के बाद तेज प्रताप की लालू और राबड़ी से फोन पर बात हुई। बाद में लालू और राबड़ी देवी तेज प्रताप के घर पहुंचे और फिर उन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया।
लालू के घर पहुंचने के बाद बड़े बेटे होने का फर्ज निभाते हुए और परंपरा का निर्वहन करते हुए तेज प्रताप ने अपने पिता के पैर भी पखारे।